समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। एनीवे, लेट्स स्टार्ट। सो दिल बेचारा, बेस्ड ऑन द बेस्ट सेलिंग नोवेल बाय जॉन ग्रीन, द फॉल्ट इन आवर स्टार्स, पब्लिश्ड इन 2012। वेल, इसके पहले 2014 में इस सेम नोवेल पर सेम टाइटल पर भी एक हॉलीवुड में मूवी बन चुकी है जो क्रिटिकली और कमर्शियली बहुत अच्छी भी थी। मैंने उस मूवी को अभी तक नहीं देखा है। मैंने सिर्फ दिल बेचारा ही पहली बार देखा है, हालांकि मैंने नॉवल पढ़ी है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ दिल बेचारा के बारे में ही बात करेंगे और ये देखेंगे कि ये नॉवल से कितना डिफरेंट है और कितना सिमिलर है। मैंने नॉवल को पूरा नहीं पढ़ा, सिर्फ हाफ तक पढ़ा है और उसके बाद ये मूवी देखा है। पर मैंने जितना भी पढ़ा है उसके ऊपर बेस करके अपने थॉट्स रखूँगा, तो प्लीज़ इसको कुछ सीरियसली मत लेना, ये सिर्फ मेरे पर्सनल थॉट्स हैं। तो दिल बेचारा इज़ SSR aka लेट सुशांत सिंह राजपूत's लास्ट मूवी। द मूवी इज़ डायरेक्टेड बाय मुकेश छाबड़ा, जो इससे पहले कास्टिंग डायरेक्टर रह चुके हैं और ये उनके करियर की पहली मूवी है जो वो डायरेक्ट कर रहे हैं। द म्यूज़िक इज़ गिवन बाय AR रहमान, जो इससे पहले स्लमडॉग मिलियनेयर में म्यूज़िक देने के लिए ऑस्कर जीत चुके हैं। तो अंदाज़ा लगा लीजिए इसका म्यूज़िक कितना अच्छा होने वाला है। ये मूवी पहले थिएटर्स में रिलीज होने वाली थी, लेकिन इस वर्ल्ड वाइड कोविड-19 पैंडेमिक के चलते इसको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ किया गया है। और क्योंकि ये SSR की लास्ट मूवी है तो उनकी लेगेसी को बरकरार रखने के लिए इस फिल्म को हॉटस्टार पर कम्प्लीटली फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है। सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स दोनों ही इसे देख सकते हैं। आपको सिर्फ ऐप डाउनलोड करना होगा और वहाँ से इसको ऑनलाइन आप देख सकते हैं। आपको एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। मूवी के लीड रोल में संजना संघी एज किजी बासु, सुशांत सिंह राजपूत एज मैनी, साहिल वैद एज, उनका नाम क्या था, कुछ तो पांडे था, मुझे अभी याद नहीं है, शाश्वत चटर्जी एज मिस्टर बासु एंड स्वस्तिका मुखर्जी एज मिसेस बासु। अब यहाँ मैंने संजना संघी का नाम पहले क्यों लिया? सो अकॉर्डिंग टू नोवेल स्टोरी का लीड कैरेक्टर है हेजल ग्रेस, जो इस फिल्म में किजी बासु है, और इसका सेकंड लीड कैरेक्टर है अगस्टस वाटर्स, जो इसमें मैनी है। तो इसीलिए मैंने संजना संघी का नाम पहले लिया। परफॉर्मेंस की बात करें तो SSR को तो हम सब जानते हैं, उनकी एक्टिंग कैसी है, तो उन्होंने अपना बेस्ट दिया है। एग्जाम्पल के लिए ले लो कि कैंसर के लिए मैनी को अपने राइट आर्म को ऑपरेशन करके उसको आर्टिफिशियल लेग से एक्सचेंज करना पड़ा था, तो इसलिए पूरी फिल्म में उनका एक आर्टिफिशियल लेग होता है। तो इसीलिए वो पूरी फिल्म में थोड़ा सा लंगड़ा के चलते हैं, जो देखने में बिल्कुल रियल लगता है। आई मीन जिनके असली में वैसे लेग होते हैं वो भी शायद ऐसे चलते हैं। मैंने कभी पर्सनली किसी को ऐसे नहीं देखा है, तो मैं पूरी तरह से नहीं जानता, लेकिन पता नहीं कि ऊपर मुझे लगता है कि वो ऐसे ही चलते होंगे। जैसे कि मैंने अपने ज़ीरो के रिव्यू में बताया था कि शाहरुख खान ने उस ड्वार्फ का रोल बिल्कुल नॉर्मली किया है, जैसे हम नॉर्मल इंसान चलते हैं उन्होंने बिल्कुल वैसे किया है, जो वहाँ थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट था। तो SSR ने वो गलती इस फिल्म में नहीं किया है, जिसके लिए उनको तो ट्रिब्यूट वैसे भी देना पड़ेगा। संजना संघी एज हर डेब्यूट एज अ लीड रोल इन अ फिल्म, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, सो उनकी भी तारीफ बनती है। शाश्वत चटर्जी के बारे में तो क्या बताया, वो तो मतलब कुछ बताने को है ही नहीं। हालांकि मैंने उन्हें काफ़ी दिनों के बाद एक दूसरी फिल्म देखी। इससे पहले मैंने उन्हें जग्गा जासूस में देखा था और फिर जाके इस दिल बेचारा में देखा। हालांकि मैं बंगाली फिल्म्स को रिसेंटली ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, तो मैं नहीं जानता वो उन फिल्मों में रिसेंटली आए थे कि नहीं, पर बॉलीवुड की फिल्मों में मैंने उन्हें रिसेंटली 2 बार देखा है। स्वस्तिका मुखर्जी जो इस फिल्म में मिसेस बासु का रोल कर रहे हैं, तो उनके मेकअप के लिए तो एक बहुत बड़ा सैल्यूट है, क्योंकि रियल लाइफ में अभी करेंटली वो ऐसे दिखते हैं और मूवी में तो मतलब आप जानते ही हैं। तो इसमें उनकी एज का जो डिफरेंस दिखाया गया है मूवी में मेकअप के द्वारा, तो वो सच में लाजवाब था। मूवी का म्यूज़िक दिया है मिस्टर AR रहमान ने, जो वाकई बहुत ही ब्यूटीफुल है। आई मीन पूरी मूवी में तुम एक चीज़ को सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हो तो वो है इसका म्यूज़िक। अब जो बताने जा रहा हूँ वो शायद थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, तो शायद मेरी बात से आप एग्री ना करें, लेकिन भाई जो सच है मैं सिर्फ वही बोल रहा हूँ। एज ए रिव्यूअर जब आप कोई मूवी देखते हैं और उसका रिव्यू करते हैं, तो आपको वो मूवी देखते वक्त कम्प्लीटली एज अ आउटसाइडर उसको देखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप उसमें से किसी भी एक छोटे से छोटे कैरेक्टर से भी जुड़ गए
तो आप मूवी की स्टोरी में घुस जाओगे और आप उसके सारे अच्छे और बुरे चीज़ों के बारे में नहीं समझ पाओगे। तो मैंने भी ये फिल्म एज अ कंप्लीट आउटसाइडर देखा है आज, तो मैं इसके कुछ छोटे फॉल्ट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। मूवी में मुझे जो सबसे बड़ी कंप्लेंट है वो है इसका स्टोरी लाइन। मूवी की स्टोरी बहुत ही अच्छी थी, वो सच में काफ़ी हार्ट टचिंग थी, लेकिन वो नॉवल से कुछ सिमिलर नहीं है। एक्चुअल प्लॉट सेम है, राइटर्स से नॉवेल्स की बहुत कुछ चीज़ें हैं जो छूट गई है। अगर वो चीज़ें इसमें इंक्लूड कर देते तो मूवी सच में लाजवाब बनती। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मूवी अभी बुरी है, मूवी अभी भी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर वो इन चीज़ों को ऐड कर देते तो मूवी और बेहतर बनती। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैंने नॉवेल पढ़ी है, जो फुल नहीं पढ़ी पर हाफ। जहाँ तक वो एम्स्टर्डम जाते हैं, नॉवेल की शुरुआत से लेके मिडिल तक, जब वो तीनों एम्स्टर्डम के लिए प्लेन में बैठते हैं, मैंने वहाँ तक नॉवेल पढ़ रखी है। तो उससे कंपेयर करें तो मूवी में उन्होंने बहुत कुछ छोड़ दिया है यार, उनको ऐड करना चाहिए था। पहली बात, नॉवेल में हेज़ल ग्रेस और ऑगस्टस वाटर्स, इन दोनों में फ्रेंडशिप होती है बुक्स के ज़रिए, नॉट म्यूज़िक एंड फिल्म्स। जो दिल बेचारा में उन्होंने हेज़ल का फेवरेट म्यूज़िक बताया है और मैनी का फेवरेट मूवी बताया है। नॉवेल में क्या है कि हेज़ल का एक फेवरेट नॉवेल है एन इम्पीरियल अफेक्शन, रिटन बाय पीटर वॉन हॉर्टन। और सपोर्ट ग्रुप में जब हेज़ल के साथ अगस्टस की मुलाकात होती है तो अगस्टस उसे अपने घर ले जाता है, उसे एक मूवी देखने के लिए, जो है वी फॉर वेंडेट्टा, जो आई थी 2005 में। वो दोनों ये मूवी देख, और उसके बाद अगस्टस हेज़ल को एक बुक देता है पढ़ने के लिए, जो था प्राइस ऑफ डॉन, और हेज़ल अगस्टस को सजेस्ट करता है एन इम्पीरियल अफेक्शन पढ़ने के लिए। तो वो दोनों इन दोनों बुक्स को एक्सचेंज करते हैं, दोनों इन बुक्स को पढ़ते हैं, और वहाँ से अगस्टस फाइंड्स की एन इम्पीरियल अफेक्शन ये बुक पूरी तरह कंप्लीट नहीं है। ये स्टोरी एक पॉइंट पर, एक सेंटेंस के बीच में ही ख़त्म हो जाती है। तो वहाँ से जो भी इस बुक को पढ़ेगा, उसका एक इंटरेस्ट तो अपने आप ही बना जाएगा कि इसके बाद स्टोरी का आखिर एंड क्या हुआ, एंडिंग में उन कैरेक्टर्स के साथ क्या हुआ। तो ये क्वेश्चन हेज़ल को सालों से खटक रहा है। तो हेज़ल इन क्वेश्चंस को जानने के लिए नॉवल के जो राइटर हैं पीटर वॉन हॉर्टन, तो उनको बहुत बार उनके साथ हेज़ल कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। लेकिन पता नहीं कैसे अगस्टस उनसे बहुत आसानी से कांटेक्ट कर लेता है, और पीटर वॉन हॉर्टन भी अगस्टस को ईमेल करते हैं कि हाँ, मैं तुम लोगों की जो क्वेश्चंस है उसका जवाब दे दूंगा, पर मैं तुम लोगों से आमने सामने मिलना चाहता हूँ। और पीटर वॉन हॉर्टन रहते हैं एम्स्टर्डम में। तो तब अगस्टस हेज़ल और उसकी मॉम को लेकर एम्स्टर्डम पे जाते हैं उस राइटर से मिलने के लिए। अब मैंने स्टोरी यही तक पढ़ी थी, इसके बाद क्या हुआ मैं भी नहीं जानता नॉवल में। लेकिन फिल्म में उन्होंने क्या किया, इन बुक्स को उन्होंने म्यूज़िक और मूवीज़ के साथ एक्सचेंज कर दिया, और उन्होंने दिखाया कि किसी का एक फेवरेट म्यूज़िक ट्रैक है जो अधूरा है। ये कुछ इनअप्रोप्रिएट से नहीं लग रहा कि एक म्यूज़िक ट्रैक अधूरा तो उसको रिलीज़ क्यों करेंगे। जो भी हो, उन्होंने उस ट्रैक को रिलीज़ कर दिया था, और किसी का वो फेवरेट ट्रैक है, लेकिन किसी को भी जानना है कि उस ट्रैक के एंड में वो आखिर ख़त्म कैसे होता है। तो इसके लिए वो उस ट्रैक के जो सिंगर है उससे मिलने को बेताब है। और यहाँ पे प्लॉट सेम है, किसी उस म्यूज़िक को मैनी को देता है, मैनी उसको सुनता है और उस सिंगर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। सिंगर उसको ईमेल करता है कि हाँ, मैं तुम लोगों से मिलूंगा, और इस बार वो सिंगर रहता है पेरिस में। किसी मैनी को बताता है, और मैनी किसी और उसकी मॉम को लेकर पेरिस में जाता है और उस सिंगर से मिलता है, और वहाँ वो सिंगर, तुम लोग देख लेना, मैं नहीं बताऊँगा तो स्पॉइलर हो जाएगा। तो अब तक जो मैंने बताया कि ये जो आधे नॉवल की स्टोरी थी, तो इस आधे नॉवल में छोटी छोटी बहुत सी बातें थी जो अगर मूवी में वो इंक्लूड करते तो मतलब मज़ा आ जाता, लेकिन उन्होंने इंक्लूड नहीं किया, जिससे मूवी थोड़ी छोटी भी है। और अगर वो इसे इंक्लूड करते तो मूवी और लंबी हो जाती। तो एक तरह से देखा जाए तो ये सही भी है कि उन्होंने इंक्लूड नहीं किया। पता नहीं तब से क्या फालतू बकबक कर रहा हूँ, छोड़ो ये सब। मेन मुद्दा यह है कि दिल बेचारा एक बहुत ही हार्ट टचिंग मूवी है, इसको आपको ज़रूर देखना चाहिए। और आपको अगर ये पसंद नहीं भी है तब भी इसको देखो, SSR की लास्ट मूवी आई है। मैं दिल बेचारा को देना चाहूँगा 8.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। मूवी से एक स्पॉइलर देना चाहता हूँ कि एंडिंग में मैनी का जो कैरेक्टर है वो मर जाता है, और
उस डेथ सीक्वेंस को अगर वो चाहते तो वो और ड्रामेटिक और इमोशनल बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। अब पता नहीं उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया या सच में वो ऐसा ही है, लेकिन वो डेथ सीक्वेंस कुछ ज़्यादा ही मतलब पर्सनली हिट करता है, क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं रियल लाइफ में एसएसआर के डेथ के बारे में, वो बिल्कुल मतलब क्या बताऊँ, हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो मूवी में भी जब वो सीन आता है तो हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसे कुछ होगा, लेकिन जब सडनली वो सीन आता है और वो बोलते हैं कि 2 दिनों के बाद मैनी हमें छोड़कर चला गया, तो तब पता नहीं क्यों पर्सनली बहुत ज़ोर से हिट करता है वो। और उसके साथ रियल लाइफ को अगर आप जोड़ दें तो मतलब वहाँ कोई भी सख्त से सख्त लौंडा रो देगा, लेकिन फिर अगले ही पल वो उनके जो सारे हैप्पी मोमेंट्स थे उन सबको एक साथ दिखाते हैं, जिसकी वजह से एंडिंग पर, पर्सनली बता रहा हूँ, मूवी के एंडिंग पर मेरे मुंह पर एक स्माइल थी, जिसका कोई वजह नहीं था और जिसके पीछे कोई खुशी नहीं थी, पर सिर्फ एक स्माइल थी। दिल बेचारा फ्रेंड जोन का मरा